नमस्कार, लोकमत राजस्थान की पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं दो खबरें आपको ऐसी बताना चाहूँगा कि जिनके कारण हमारी आज की जो हमारे मेहमान हैं, आज की जो मुलाकात है वो उससे कहीं ना कहीं संबंधित है। एक खबर आती है कि महाकुंभ में ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनती है किन्नर अखाड़े की और उसके बाद उन्हें बर्खास्त भी कर दिया जाता है। दूसरी खबर आती है अमेरिका से। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं और वो ये कहते हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय यहाँ अब कोई नहीं है, सिर्फ महिला और पुरुष है। ये दो खबरें सरोकार रखती हैं जिनसे हमारे साथ आज मौजूद हैं देश विदेश तक बहुत ही प्रसिद्ध नाम और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पुष्पा माई। पूरा देश, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जहाँ इन्हें नहीं जाना जाता और लगातार देश भर की यात्राएं करती हैं, समाज सेवा से गहरा सरोकार रखती हैं और लगातार समाज के सभी वर्गों के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा किन्नरों के लिए, सभी वर्गों के लिए 100% कहीं ना कहीं इनका एक ऐसा रुख रहता है कि हम काम करें। पुष्पा भाई, आपका स्वागत लोकमत राजस्थान में। पुष्पा भाई, ये दो खबरें आपने भी सुनी होंगी और कहीं एक पीड़ा आपको भी हुई होगी जब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया और ममता कुलकर्णी सहारा लेती है, महामंडलेश्वर बनती। क्या लगता है कि कहाँ हम खड़े हैं? देखो, सबसे पहली खबर जो मैं महाकुंभ वाली की बात करती हूँ, जहाँ ममता कुलकर्णी ने अपने आप को एक स्त्री रूप में जान करके और जहाँ पर अपने आप को सेफ महसूस करने के लिए किन्नर अखाड़ा, क्योंकि किन्नर अखाड़ा एक ऐसा है जहाँ पर कोई लैंगिकता का भेद नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ पर महिला भी आकर के अपना सनातन धर्म को कबूल कर सकती है, यहाँ एक पुरुष भी आकर के सनातन धर्म को ज्वाइन कर सकता है। तो वो ममता कुलकर्णी ने और वहाँ आकर के किया और ममता कुलकर्णी ने बर्खास्त तो नहीं किया। ममता कुलकर्णी आज भी हमारे अखाड़े की महामंडलेश्वर है और जिनका उन्होंने जरूर एक सोशल मीडिया पे अपना इस्तीफा दिया था, पर हमने उसके इस्तीफे को नामंजूर करके और ममता कुलकर्णी आज भी हमारे अखाड़े की महामंडलेश्वर है। बीच में कंट्रोवर्सी तो चली थी, जिसकी कंट्रोवर्सी ने किन्नर अखाड़े का नाम बहुत बड़ा था भी और सब चीज़ें, क्योंकि हम तो उस जगह से ही निकल के आए हैं जहाँ पर एक कार कोठी जगह कंट्रोवर्सी तो हमारे समाज के प्रति आरोप लगा हुआ है। दूसरी बात जो आपने कही कि अमेरिका के अंदर ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद में एक ऐसे समुदाय को, जो समुदाय आज का नहीं, क्योंकि हम वर्ल्ड को देखते हैं, हम कि पर्टिकुलर किसी देश को नहीं देख रहे हैं, हम पर्टिकुलर किसी प्रांत को नहीं देख रहे हैं। जहाँ पर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, हम सृष्टि की बात करते हैं, तो सृष्टि की रचना से पहले हमारे किन्नरों की उत्पत्ति हुई थी और वही किन्नर ट्रांसजेंडर है। तो एक राष्ट्रपति पद पे बैठने के बाद किसी एक समाज का बहिष्कार कैसे कर सकते हैं, ये तो मुझे समझ नहीं है। जहाँ पर हमारा देश एक हमारे सशस्त्र प्रधानमंत्री 2014 के अंदर एक जजमेंट दे करके जेंडर को रिकॉग्नाइज करके, जहाँ कई सालों तक एक समाज वंचित था, उस समाज को एक अपना जेंडर दे करके, सेल्फ डिक्लेरेशन दे करके जेंडर को रिकॉग्नाइज किया, तो वो देश सबसे बड़ा हुआ कि अमेरिका देश बड़ा हुआ। तो बड़ी विडंबना हुई कि वहाँ के जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो इतने सालों से अपनी ज़िंदगी एक जेंडर के साथ जी रहे थे, वो क्या आप अपने आप को पुरुष में बदलेंगे या अपने आप को स्त्री में बदलेंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उस समाज का क्या होगा? तो ये दोनों ध्यान है और जिसका मैंने आपको दोनों का क्लियर किया। और वो तो अमेरिका वाली जो खबर थी, वो वाकई में मुझे भी गंजोर करती है कि हमारा देश सबसे बड़ा, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा है जहाँ सनातन छोड़ करके हमारे 40 देशों के संविधान को मिल करके एक समावेशी संविधान लिखा गया, जिस संविधान के साथ आज हम जी रहे हैं। अगर उस संविधान के अंदर आर्टिकल 14 और 15 नहीं होता तो शायद मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी नहीं खटखटा पाती और मेरे जेंडर को रिकॉग्नाइज भी नहीं गए। तो इतना सुंदर सी चीज़ है इंडिया की। तो पुष्पा भाई, एक बड़ा सवाल सबके जहन में रहता है और आपके जहन में भीतर तक रहता होगा और आपको कचोटता भी होगा ये, कि जब किन्नर अधिकारों की बात चलती है तो
महज बड़ी बड़ी बातें होती हैं और लोग बड़े बड़े दावे करते हैं और बहुत बड़ी बातें होती हैं। आपने तो सुनी होंगी और उन लोगों के असली चेहरे भी देखे होंगे। लेकिन पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर जो व्यवसाय करके अपना जीवन चलाना चाहते हैं, समाज में ये विसंगति है कि लोग बड़ी बातें करते हैं, सब साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनका साथ खड़े नहीं होना चाहते और उनको सहयोग नहीं करना चाहते। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मेरा पिछले अभी 6 महीने पहले मेरा एक आर्टिकल छपा था जिसमें हमारे जॉब कैरियर को लेकर के 4037 लोग रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 187 ट्रांसजेंडर हैं। कितना बड़ा सोचो कि वो प्रयास कर रहे हैं अपने जॉब को कैरियर को लेकर के, पर विडंबना ये देखो कहीं ना कहीं उसके जेंडर को देखते हुए उनका कैरियर को लेके कोई सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स, चाहे हिंदुस्तान जिंक हो, टाटा स्टील हो, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट जैसे, वो अपने सीआरएस फंड से जरूर ट्रांसजेंडर्स, ट्रांसमैन और ट्रांसवुमेन्स को जॉब दे जो पढ़े लिखे हैं। पर हम बात करते हैं जो अनशिक्षित हैं, जो रूलर्स में हमारी बहनें रहती हैं, जिनके पास कोई मूलभूत आधार ही नहीं है, जिनके पास कोई शिक्षा नहीं है, हम उनकी बात करें, क्या उनको हम हमें बहुत इजीली कहते हैं कि हम ट्रेन मुक्त ट्रांसजेंडर्स कर देंगे या किन्नर मुक्त ट्रेन कर देंगे, तो क्या उनके लिए पहले हमने रोज़गार देने की बात करी? क्या हमने किसी के रोज़गार को छीनने की तो बात कर ली, तो क्या पहले उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था करी गया? तो हमें पहले उनके रोज़गार की व्यवस्था करनी है, बाद में हम कह सकते हैं आप ये काम नहीं किया, आपके लिए अब ये है। और बड़े बड़े बात करना, मैं बताऊंगी कि मैंने लास्ट ईयर 2022 में 188 बच्चों को मैंने स्किलिंग दे करके तैयार कर लिया, कंप्यूटर का, ब्यूटिशियन का और सिलाई का। अब विडंबना देखो, किसी ने पार्लर में काम देने, क्योंकि लोग की मानसिकता ये है कि मैं मेरे पार्लर में अगर जॉब पे रख भी दूं, क्या आने वाले जो क्लाइंट हैं या ग्राहक हैं, क्या उनसे फेशियल कराना पसंद करेंगे क्या? तो वही कटाश भरी शब्द और कटाश भरी नज़रें हमेशा उसको झंझोड़ देती है कि वहाँ उसके लिए वो जगह ठीक नहीं है, इसलिए अपने आप को कंफर्ट देगा। तो बड़ी बड़ी बातें तो भाई हो जाती हैं, पर उन बातों पे कभी सब साथ चलने के, एक साथ रेड कार्पेट पे बात करते हैं, आशीर्वाद तो सबको चाहिए पर मेरे घर के अंदर नहीं हो जाएगा। जबकि साक्षात ईश्वर ने अगर उसके घर पे आशीर्वाद बना के भेजा है तो क्यों नहीं। मैं बड़ी प्राउड फील करती हूँ मेरी मदर का, जिन्होंने मुझे आज पोस्ट ग्रेजुएशन करा के, मेरी डॉक्टरेट डिग्री आने वाली है, मैं पीएचडी करके यहाँ तक पहुँची हूँ। तो शायद कहीं ना कहीं मैं अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि मेरे पास पे माँ का साया और बाप का साया पल्लू सब साथ रहा, तो शायद आज मैं इतनी आगे तक हुई। तो हर एक माँ का दायित्व है कि उस बच्चे को रखे, ताकि जब घर वाले नहीं रखेंगे तो बाहर वाले का दायित्व नहीं, वो कोई नहीं रहेगा। तो सबसे पहले शुरुआत घर से होनी चाहिए। आप पूरे देश की यात्राएं करती हैं, देश में बहुत सारे लोगों से मिलती हैं, बहुत सारे लोगों से आपकी बातचीत होती है। इतनी जीवन यात्रा में आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो होना चाहिए, और इस पर सख्ती से, या जिसको कहेंगे सहानुभूतिपूर्वक या संवेदना से या आवश्यक रूप से सरकारों को गहनता से सोच के और इसको करना चाहिए? क्योंकि ये पीड़ा है, या ये कहेंगे टीस है, ये मर्म है, ये दुख है कि ये पूरा होना बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी चीज़ ये ना कि हर जगह जब तक कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मैं किसी भी फील्ड की बात करती हूँ, चाहे मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट्स की बात करूँ या मैं संसद की बात करूँ, मैं कहीं पे बात करूँ, क्योंकि चूटी कटेगी तो दर्द मुझे होगा, कोई मेरे दर्द को क्या समझ पाएगा। तो यहाँ पर जब तक कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो मैं मेरे दर्द की पीड़ा को तब तक समझ नहीं पाऊंगी। कोई मेरे दर्द को अगर समझता तो शायद मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या पॉलिसी लेवल पे मुझे बदलाव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या मुझे हमारे लिए 2019 का एक्ट या 2020 के रूल्स को लाने की जरूरत नहीं थी कि अगर सरकार यहाँ कोई और लोग पहले जाग जाते तो शायद समझ पाते समाज के प्रति। तो अगर मुझे समाज के प्रति सोचना है तो मुझे समाज को इन्वॉल्वमेंटिंग हर जगह होना बहुत ज़रूरी है, जिससे समाज की वेदनाएं समझ पाऊँ और समाज की वेदनाओं को समझ के उसका मैं सॉल्यूशन निकाल पाऊँ, उसका समाधान निकाल पाऊँ। तो यही है कि चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे स्वास्थ्य की फील्ड हो, या
हम लाइवलीहुड की बात करें, हम किसी स्किल की बात करते हैं, तो हर जगह जब तक समाज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। आपने कभी सोचा नहीं कि जब आप टीवी पे खबरें देखती होंगी और लोकसभा या राज्यसभा चलती होगी, बड़े बड़े फैसले लिए जाते होंगे, तब पुष्पा माई भी सोचती होंगी कि हमारा भी एक, या हम भी यहाँ खड़े होकर अपने अधिकारों की आवाज़ बुलंद करें? तो लगता नहीं है कि अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, उनकी पैरवी करने वाला आपके बीच से भी कोई वहाँ होना चाहिए? लगता नहीं है? बराबर मेरे को लगा, और इसीलिए मैंने 2016 के 26 अगस्त 2016 को एक राजस्थान के अंदर पिछले 16 महीने के मशक़त के बाद में सरकार के साथ मिल करके एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया। पर निराशा लगी, क्योंकि वहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो मंत्री महोदय थे, वहाँ पर मुझे कम्युनिटी का रिसोर्स पर्सन से बना के छोड़ दिया। तो लगा कि यहाँ पर अगर उस जगह मैं होती तो मैं समाज के दर्द को जान पाती, शायद उसकी प्रेसिडेंट या को चेयर में होती तो मैं समझ पाती। हमेशा सोचती हूँ कि ताकि मैं वहाँ बैठ करके अपने दर्द, अपने समाज के दर्द को बयां कर पाऊँ, और वो शायद संसद में या लोकसभा में मेरी आवाज़ गूंजी जाए, और शायद मेरे समाज के जो चूत पीड़ाएं मैंने, मेरे आने वाले जो पुराने जो लोग थे जो आज मेरे यहाँ पर नहीं हैं, जो किसी ने कारण से आज हमारी दुनिया में नहीं है, हमारे बीच में, तो शायद उनको ये खुशी होती कि हमारा इन्वॉल्वमेंट आज वहाँ से हो रहा था और पॉलिसी मेकिंग वहीं से बदलाव होकर के आ रहा है। तो शायद बदलाव तो लगा तो मुझे भी हर बार ही है, और पर ये एक चीज़ सोचते कि वहाँ तक अप्रोचिंग के लिए एक पॉलिटिकल पार्ट है क्या नहीं है, और शायद वो वजह की वजह से कभी रहा तो हमेशा ही है कि एक हमारा इन्वॉल्वमेंट वहाँ भी होना चाहिए। लगता है ना कि वो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, और वहाँ पे अगर आप खड़े होंगे तो शायद हो सकता है कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। क्या लगता है कि दो बड़े आपको ऐसे कारण जिनका रोजगार के अलावा जिनका समाधान होना बहुत आवश्यक है? देखो, रोजगार के अलावा अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले शिक्षित एजुकेशन पॉलिसीज़। अगर यहाँ मैं बात करती हूँ एजुकेशन पॉलिसी, तो मेरा पिछले अभी 3 महीने पहले एक आर्टिकल आया था जिसमें मैंने पूरा ब्यौरा किया था कि राजस्थान में किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने बच्चे हमारे जो प्राइमरी हाई एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं। 188 बच्चे हमारे पास जो ट्रांसजेंडर्स हैं, पर अभी भी उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह जो है, क्योंकि शिक्षित जब तक बच्चा नहीं होगा, क्योंकि वही कारण है कि उनके पास मूलभूत जो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड है वो 18 साल से ऊपर की बनती है। बीच में कौन पेरेंट्स बोलेगा मेरा बच्चा ट्रांसजेंडर है, तो वो दूसरी चीज़ बात कर रही, यहाँ पर जो एजुकेशन पॉलिसीज़ बनी है स्कूल्स में या कॉलेजेस में, जब तक हम लोग वहाँ पर एक अवेयरनेस या एक चैप्टर्स जब तक ट्रांसजेंडर्स का नहीं आएगा तो बदलाव तभी हो पाएगा। बच्चे को बताया जाएगा कि ट्रांसजेंडर्स कौन है, ट्रांसफॉर्मर कौन है, ताकि बच्चा और उनके जो पेरेंट्स में गैप है तो वो एक क्लियरिटी होना, जो बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। और बदलाव के साथ जब तक हम कहते हैं शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ ऐसी है जो ताकत है कि मैं हर चीज़ का बदलाव कर सकती हूँ। तो रोज़गार के साथ में शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम कैसे इन्वॉल्वमेंट करके हम लोग एजुकेशन पॉलिसीज़ में चेंज करें, ताकि हम लोग वहाँ पर एक जेंडर सेंसिटाइजेशन, जैसे केरला के अंदर आपने देखा कि वहाँ पर कहा था कि हर स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाएगा। तो ये एक नेशनल अगर तरफ से होता है तो ये स्टेट वाइज नहीं है, हर जगह की ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगी कि नेशनल लेवल से पॉलिसीज़ का बदलाव होता था कि क्यों स्टेट से हो, हर स्टेट में होना चाहिए। तो ये नेशनल पॉलिसीज़ में बदलाव हो ताकि हर स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस में इस चीज़ को पढ़ाया जाए। पुष्पा माई से सब लोग आशीर्वाद लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन पुष्पा माई जब शेल्टर होम के लिए मकान खोजने निकलती हैं तो उन्हें मकान नहीं मिलता है। शेल्टर होम चलाने के लिए दुविधाएं आती हैं। तो लगता नहीं है कभी कभी आपको लगता नहीं है कि हिम्मत एकदम कहीं किसी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है? और नहीं, बहुत लगता है, क्योंकि जब 2021 के अंदर मुझे शेल्टर होम दिया गया था तो आप बता सेकंड कोविड था, और मेरे लिए इतना, एक तो सेकंड कोविड पैंडेमिक,
और दूसरी तरफ मुझे मकान ढूंढना, तो मेरे लिए बहुत ही दुविधा थी। पर फिर भी मैं ढूंढती थी और ढूंढ करके करीबन, आप ये बिलीव करोगे कि मैंने पूरा जयपुर का कोना कोना छान मारा, पर किसी ने अपना मकान देने को तैयार नहीं हुआ। क्योंकि जहाँ बात आती थी कि ट्रांसजेंडर शब्द की, तो वहाँ पर ना हो जाती थी। हमेशा यही सोचा जाता कि जहाँ पर शब्द ट्रांसजेंडर सिर्फ नाच और गाना, कभी ही नहीं सोचा उन बच्चों को भी एजुकेशन चाहिए, उन बच्चों को भी स्वास्थ्य चाहिए, उन बच्चों को भी स्किलिंग चाहिए। फिर घूम फिर के मुझे एक अच्छा मकान मिला, लैंडलॉर्ड ने मुंह मांगी कीमत ली, और जैसे ही मैंने वहाँ पर बोर्ड लगाया पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो गई। लैंडलॉर्ड का कॉल आया, मुझे कहता है कि आप यहाँ मकान नहीं ले सकते हैं। तो मैं कहा क्यों? तो बोला पूरी। तो मैंने कहा कि यार एक चीज़ बताओ। फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने उस कॉलोनी में सेंसिटाइज किया, ठीक है आप चाहते किसी का बच्चा जाकर के बैगिंग करे, आप चाहते किसी का बच्चा जाकर सेक्स वर्क करे, तो अगर ठीक है आपको ये प्रॉब्लम है तो मैं आपको 2 महीने में अंदर मकान खाली कर दूंगी। पर मुझे था जिसको प्रॉब्लम है उसको लीगल तरीके से मैं जवाब दूँ। तो वो, पर अभी वो 3 साल की लीज कंप्लीट होने के बाद में आज भी मैं कहीं मकान ढूंढने जा रही हूँ तो मेरे लिए तो कहते हैं नहीं हमने किसी रिलेटिव को दे दिया, जबकि वो दिख रहा है खाली पड़ा है 6 महीने से, पर मेरे लिए वो बंद होता है। क्या आज भी सरकार का एक नोटिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जहाँ पर लोगों की मानसिकता अभी नहीं, आश्वास सबको चाहिए, और कहते हैं आप ये कहते हैं ये आप कुछ करते क्यों नहीं हो। जब कोई संस्था या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पार्टिकुलर इंसानों के लिए कुछ करना चाहता है तो फिर मानसिकता क्यों नहीं है। यानी हर इंसान हमारे एप्पल आईफोन रखने की कोशिश कर रहा है, मल्टीमीडिया फ़ोन रखने की, पर सोच अभी भी कीपैड वाली है। अपनी सोच को अपग्रेड नहीं कर रहा है। जब तक अपनी सोच को अपग्रेड, हम देख रहे हैं हमारे घरों के अंदर प्रेशर के पहले का एक टाइम और था जहाँ पर कुछ नहीं था, पर अभी हम सिर्फ सोशल मीडिया पे जी रहे हैं, फिर भी मानसिकता को हम नहीं बदल पा रहे हैं। सोच हम अभी भी देहाती वाले रखें, तो सोच को लोग अपग्रेड करना चाहिए ताकि बदलाव आ सके। क्या लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे या यूँ कहें कि क्यों ऐसा हो नहीं सकता, दोनों की बात चल जाए, इधर से आंधी चल जाए उधर से दिया जल जाए। देखो बराबर सही कहा मैंने, पहले भी चीज़ अभी आपको बोली थी, जब तक हर जगह पे समाज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, यहाँ पर जब तक अभी हम देख रहे हैं कि पहले हमारी औरतें सरकारी ऑफिसों में नहीं होते, अब देखते हैं 30% हमें औरतें वहाँ दिखती हैं, तो शायद वहाँ पर औरतों के अधिकारों की बात भी की जाती है। तो इसी तरह हर जगह पे जब तक ठीक डांस को नहीं देखा जाएगा, डांस नहीं बैठेगा, तो शायद वो आंधी तूफान और आप बन नहीं, के आप उम्मीदों से तो लबरेज हैं, ये लगता है आत्मविश्वास है, क्योंकि संघर्ष खूब किया है आपने, लेकिन आपको लगता नहीं इंतजार थोड़ा बड़ा है यार? देखो इंतजार तो देखो जहाँ पर 700 साल और 200 साल ब्रिटिश ने, 700 साल मुगलों ने और 65 साल, यानी जिससे समाज ने 965 साल का तिरस्कार सहा हो, और 965 साल बाद जाके जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया होगा, तो आप इसे खुशी की लहर कितनी होगी। एटलीस्ट जजमेंट के बारे में आप बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों। देखो जब ये हम लोगों ने 2002 में जब HIV प्लेवेंस आया, तो हम सब लोगों ने काम करना शुरू किया, जितने हम लोगों ने हर स्टेट में अलग अलग थे, तो हम लोगों ने नेशनल मीटिंग्स भी हुआ करती थी। तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमने जब काम करना शुरू LGBT के साथ काम करना शुरू किया, तो हमने देखा क्योंकि जहाँ पर लेस्बियन है वो अपनी जेंडर के साथ, फीमेल जेंडर के साथ खुश है, एक गे है वो अपने मेल जेंडर के साथ खुश है, एक बाइसेक्सुअल है वो भी अपने जेंडर के साथ खुश है, तो उसका पार्ट ऑफ द बेडरूम सही दिन होगा। पर ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम कौन कर रहा है कि ट्रांसजेंडर्स कर रहा है, क्योंकि उसके पास तो कोई एक आधार ही नहीं था, जीने का आधार नहीं, कुछ अपना समाज में, इंडिया में रहने का, भारत में रहने का वजूद ही नहीं था उसके पास एक तरह से। तो हमने जब बात करना शुरू किया, और जब बात किया तो हम लोगों ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन, पर आप देखो हमारे पास वो सेंसर डाटा नहीं था, क्योंकि इससे पहले समाज की कोई जनगणना ही नहीं हुई थी, और 2011 के अंदर जनगणना हुई, तो जिस जनगणना के आधार की भी हुई थी, उसके ब्याह पे जो वोटर आईडीज बनी थी वो सिर्फ कम लोग की बनी हुई थी, ज़्यादा लोग की बनी हुई नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट थे 2000, जो राजस्थान का मैं आंकड़ा देखती हूँ 16,517 लोग थे, पर वहीं पर देखा जाए 570 लोग का ही वोटर आईडी बना हुआ था।
मैंने 2018 में आवाज़ भी उठाई, पर सुप्रीम कोर्ट ने जब 2014 को जजमेंट दिया तो बहुत सारी डेफिनेशंस को क्लियर, तो पहले तो हमारी जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका एक सेंसर डाटा नहीं। फिर हम लोगों ने यूएनडीपी के साथ मिलकर वापस एक जनगणना करी और जाके एक आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अब हर स्टेट में अलग अलग नामों से पुकारा जाता। जैसे साउथ में मुझे अरवानी कहा जाता था, पंजाब में मुझे मंगलामुखी कहा जाता, कहीं मुझे जोगती, कहीं मुझे जोगबा। तो सरकार हर जगह अलग आइडेंटिटीज नहीं दे सकती थी, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला दिया। उस अम्ब्रेला के अंदर जो था ट्रांसजेंडर जो सेल्फ डिक्लेरेशन था, उसके भी यहाँ पे वो जा करके, चाहे वो अरवानी हो, जोगती हो, अरवानी हो या मंगलामुखी हो, जोगता हो, वो सब एक अम्ब्रेला ट्रांसजेंडर है, या वो ट्रांसमैन हो, ट्रांसवुमेन हो, वो सब उसके अंदर आए। तो ये बहुत सारी डेफिनेशंस को क्लियर करके एक नाम दिया गया। तो ये देखो जो आंकड़ा था वो राजस्थान का अगर मैं देखती हूँ तो 75 से 1 लाख करीब ट्रांसजेंडर का, ऑल ओवर इंडिया का देखती हूँ तो 22.5 लाख लोग ट्रांसजेंडर्स हैं। ये इतना बड़ा रेशियो है, जो एक 2013 का आंकड़ा हमारे पास था। अब तो शायद ये आंकड़ा बड़ा भी होगा, और इसका तो हम जजमेंट कह नहीं सकते कितना आंकड़ा हुआ है। पर सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया, जजमेंट कहा था हर स्टेट के अंदर वेलफेयर बोर्ड पर, वहाँ पर हमारी कानून की व्यवस्था की बात नहीं करी गई थी, हमारे लाइवलीहुड के लिए बात नहीं करी गई थी, सिर्फ ये कहा था कि हर स्टेट के अंदर एक वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सब बातें करके, और एक सेल्फ आइडेंटिटी के ब्याह पे ही जा करके अपने आप को जेंडर को डिक्लेयर कर सकता था। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। पर आज उसके ब्याह पे ही जा करके हमने राजस्थान में जाके वेलफेयर बोर्ड बनाया, बाकी स्टेट में बना। आज राजस्थान में पुलिस प्रोटेक्शन सेल बना हुआ है, आज राजस्थान के अंदर शेल्टर होम है, स्कीम्स है, वेलफेयर बोर्ड है। पर कहीं भी आज भी देखो, अगर हम एक आंकड़ा देखते हैं, आज भी डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ तो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, उस पॉलिसीज़ को एक्सेस करने में ट्रांसजेंडर्स लोग असमर्थ है। क्यों है? क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है, और हमारे जो समाज के लोग हैं वो वहाँ से अवगत नहीं है कि वहाँ जाकर के कैसे लेना है, कैसे करना है, वो अवगत नहीं। तो अभी भी जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप है। गैप इसलिए क्योंकि वहाँ जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, जो वहाँ बन रही हैं, वहाँ पर कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आज वो कम्युनिटी का इन्वॉल्व होता तो वहाँ पर क्या होता, 1-to-1 जा करके और कम्युनिटीज़ की जा करके हेल्प होकर के हो जाती है, और सब चीज़ें सॉल्यूशन हो सकता। तो ये कई चीज़ें हैं, पर आज ये है कि कम से कम हम उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ब्याह पे 2019 का एक्ट भी आ गया, 2020 का रूल भी आ गया, और आज भी 19 के बाद में आज 6 साल हो गए हैं, पर अभी भी कई स्टेटों में 2019 का एक्ट पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। पुष्पा भाई, ये सवाल लीक से हटके है, बहुत हटके है। आप जवाब देना चाहें तो ठीक है, न देना चाहें तो भी ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास या आपसे जुड़े कई लोगों के पास अपार सिद्धियां हैं, समुदाय के लोगों के पास, और शायद उनसे लोगों का कल्याण त्वरित गति से हो सकता है। तो क्या सच में, मतलब मुझे जानना है ये आपसे सवाल। बराबर, बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं क्लियर भी करना चाहूँगी इसके लिए कि ये दरअसल होता क्या है। देखो, क्योंकि लोगों के अंदर ना बहुत रहस्य बना हुआ है, रहस्य बना हुआ है, और रहस्य को क्या आप करते हैं? नहीं, रीज़न क्या, देखो कि मैं शिव के करीब हूँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे शिव प्रिय और कृष्ण प्रिय है ना, और मैं ईश्वर के बहुत करीबी, ईश्वर में ही सुनते भी हैं। पर क्या कर्म प्रधान सबसे बड़ी चीज़ है? अगर मैं आज RS-IAS ऑफिसर बन जाती हूँ और मैं मंदिर में पंडित का बच्चा हूँ, तो क्या मंदिर में घंटी बजाना भूल जाऊंगी क्या? वो मेरा दायित्व है कि बधाई देना। पर आज हम जिस कलयुग में, हम कर्म युग में जी रहे हैं, वी आर नॉट अ कलयुग, वी आर द कर्म युग में जी रहे हैं। तो कर्म युग ये कहता है कर्म प्रधान है, ठीक है। और मैं किसी को दुआएं देता, क्योंकि जब श्री राम प्रभु 14 साल जब वनवास को गए, तो सरयू तट पे आकर के उन्होंने कहा सभी भाई बहन अपने अपने घरों को लौट जाएं। जहाँ पर एक ग्रुप था जो 14 साल वहीं पर इंतज़ार करता, जब श्री राम प्रभु 14 साल का वनवास काट के वापस लौटते हैं, वो देखा एक समूह वहीं पर गए, तो बोला आप लोग, तो उन्होंने कहा कलयुग में आप जिससे आशीर्वाद देंगे वो फलीभूत होगा। तो शायद उसी का फलीभूत आज हमारा समाज जिसको आशीर्वाद दिल से देता है वही। पर हम वहीं पर समाज का दूसरा रूप भी देखते हैं, जो हम लोग आशीर्वाद देखते हैं, जिससे लोग का नज़रिया बदल जा रहा है। लोग की नज़रिए की वजह से होता है
कि ये नहीं है कि मैं किसी के प्रति दुआ और बद्दुआ दूँ। वाकई मेरी दुआ और बद्दुआ सब कुछ लगती है, पर उसके लिए मेरे लिए कर्म प्रधान है। चलिए, आप सरकार से पुष्पाबाई बतौर आप प्रतिनिधित्व करती हैं किन्नर समुदाय का और बहुत उनके अधिकारों के लिए लड़ती हैं, तो क्या कहना चाहती हैं सरकार से? बस मैं सरकार से एक ही आपके लोकमत चैनल के थ्रू मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जब तक समाज का हर डिपार्टमेंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो इसीलिए क्या किया गया, एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है। उसमें सारे डिपार्टमेंट को मेंबर्स बनाया गया है। तो एक जैसे वहाँ पर बैठ करके कम्युनिटीज़ का आपने मेंबर्स तो बना दिए, पर वहाँ को चेयर, मैं नहीं कहती कि मुझे प्रेसिडेंट का, पर को चेयर में कोई अगर कम्युनिटी का बंदा हो या रिसोर्स पर्सन ट्रांसजेंडर हो, वो जो बात को रख सके और बाकी डिपार्टमेंट उस पर अमल कर सके। ये नहीं कि मैं सिर्फ हर बार किसी डिपार्टमेंट का बार बार दरवाज़ा खटखटाऊं, सिर्फ एक आदेश पे ही सारी चीज़ें हो जाए। तो एक चीज़ ये भी होनी चाहिए, और सरकार ने वाकई में अभी बहुत अच्छा कर रखा है। हमारे लिए एक्ट भी लिया है, रूल्स भी लिया, और बहुत सारे स्टेटों के अंदर वेलफेयर बोर्ड भी लेके आए हैं, और गरिमा गृह भी लेके आ रहे हैं, शेल्टर होम भी लेके आ रहे हैं। तो एक अच्छी पहल भी है, सरकार संवेदनशील भी है समाज के प्रति। आपने देखा होगा कभी आसाम में एक गुवाहाटी के अंदर एक रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रांसजेंडर बहन ने एक चाय की दुकान लगाई, जिसको हमारे यशस्वी मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सराहना भी करी है। ऐसा नहीं है, सराहना भी समाज की हुई है और सराहना भी हो रही है, पर सब जो एक ही चीज़ है कि कम्युनिटी का और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसी गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर जब तक नहीं होगा, तो शायद और चीज़ें और बेटर हो पाएंगी। लोकमत राजस्थान समाज के ज्वलंत मुद्दों को इसी तरह लगातार उठाता रहेगा। हम अपने पॉडकास्ट में देश विदेश की उन मशहूर हस्तियों से और उन ज्वलंत समस्याओं से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आज का ये पॉडकास्ट इन 4 लाइनों के साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये विषय बहुत लीक से हटके है कि तूने खत में क्या लिख डाला, ऐसी क्या नादानी हो गई, मेरे घर तक आते आते चिट्ठी पानी पानी हो गई। नमस्कार।